हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंहपुरी एजुकेशन। मैं हूं प्रेरणा गुप्ता और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको साइंस पढ़ाती हूं। हम साइंस का चैप्टर नंबर 9 लाइट प्रकाश पढ़ रहे थे। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था चैप्टर 9 के अंदर? पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। हमने पढ़ लिया था लाइट क्या होती है, लाइट का बेसिक इंट्रोडक्शन, हमें चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं। सेकंड हमने देखा था परावर्तन, परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। फिर हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनता है उत्तल अवतल दर्पण के अंदर। हम ये सब पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि दर्पण सूत्र क्या होता है और आवर्धनता क्या होती है, मैग्निफिकेशन एंड द मिरर फॉर्मूला। आज की क्लास में हम भी दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। आई होप आपको लास्ट के टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी और आज के टॉपिक में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस साथ के साथ आप पढ़ते चलिए और सबसे पहले अगर आपने सिंहपुरी एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों से शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र पढ़ने से पहले आपको कुछ स्टैंडर्ड चीजें देखनी पड़ेंगी। दैट इज आपकी यू वी और एफ फॉर्मूला। ये है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला के अंदर आपके तीन टर्म्स यूज हुई हैं, यू वी और एफ। ये टर्म्स क्या हैं, इन टर्म्स का मतलब क्या है? ठीक है, वी का मतलब है, यू का मतलब है सबसे पहले ध्रुव से बिंब की दूरी। ध्रुव से बिंब की दूरी, पहले तो ध्रुव क्या है और बिंब क्या है। ध्रुव मैंने आपको बताया था कि आपका जो दर्पण है, आपका जो वो मिरर है, उसका जो सेंटर बिंदु होता है ध्रुव, इसे कहते हैं ध्रुव। आपको बताया था दर्पण है, इस दर्पण के अंदर आपका जो ये पॉइंट होता है ओ, ओ से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं ध्रुव। अब बिंब, बिंब यानी आपका जो ऑब्जेक्ट, जो वस्तु जिसकी आपको इमेज देखोगे, आप मिरर के अंदर इमेज देखते हो तो जिस ऑब्जेक्ट की इमेज देखोगे दैट इज बिंब। और प्रतिबिंब इज इमेज, जो आपकी इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो ध्रुव से बिंब की दूरी इज, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v और ध्रुव से फोकस की दूरी। फोकस मैंने आपको बताया था, फोकस क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है जहां से, तो फोकस बिंदु आपने, मैंने सारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको इसलिए मैंने पहले बताई थी कि आपको पहले क्या होगा, जब आप आगे पढ़ोगे ना तो आपको सीधे पॉइंट बोले जाएंगे, फोकस दूरी, प्रिंसिपल एक्सिस, ध्रुव, वक्रता केंद्र। तो उस वक्त ये नहीं होना चाहिए कि ये चीजें क्या होती हैं, आपने सब कुछ पढ़ लिया है। तो आगे अब आगे बढ़ते हैं अपन इसके। ध्रुव से फोकस की दूरी f है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v है, ध्रुव से बिंब की दूरी u है। ये होता है आपका दर्पण सूत्र, इसे कहते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यानी ध्रुव से प्रतिबिंब की ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी उसका व्युत्क्रम, ध्रुव से बिंब की दूरी उसका व्युत्क्रम इक्वल्स टू ध्रुव से फोकस की दूरी उसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम यानी 1/, ठीक है, 1/, में अपन लिखते हुए चल रहे हैं। अब इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है। दर्पण सूत्र अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो सीधा आपको पूरा प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है। तो फॉर्मूले की डेरिवेशन आज अपन देखते हैं पहले। तो सबसे पहले आपको ये चीजें तीनों नोटेशन आपको याद होने चाहिए। अब उसके बाद हम ये देखते हैं, अब ये मैंने मिरर है, इस पे मैंने आपको एक रखा पी और क्यू। पी और क्यू एक बिंब है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज बन रही है पी डैश क्यू डैश। ठीक है, पी और क्यू एक बिंब है और पी डैश क्यू डैश उसकी इमेज बन रही है। इमेज बन रही है एकदम उल्टी और वास्तविक। अवतल दर्पण है, उत्तल अवतल दर्पण में कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, ये अवतल दर्पण है, कॉन्केव है। ठीक है, अब आपकी जो जा रही है यहाँ से एक प्रकाश किरण यू जा रही है, एक प्रकाश किरण यू जा रही है। अब आपने देखा था प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जा रही है, आपकी मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है तो फोकस से होते हुए गुजरती है। तो देखो, प्रिंसिपल एक्सिस से किरण जा रही है, फोकस से होते हुए आ रही है। या फिर अगर फोकस से जा रही है तो उसका उल्टा एग्जैक्ट होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए परावर्तित होती है। यही देखो, यहाँ से अगर फोकस की होती हुई जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए वापस रिटर्न हो रही है। तो एक तरीके से आपको याद होगा कैसे इमेज, कैसे किरण आपकी जाएगी, कैसे इमेज फॉर्म होगी। अगर आपका वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है तो क्या होता था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आपकी इमेज बनती थी। इमेज कैसे बनती थी, अगर आपका अनंत और वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो आपकी इमेज बनती थी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और इमेज मैंने आपको बताया था मोस्ट ऑफ द केसेस में वास्तविक एंड उल्टी। तो वास्तविक और उल्टी है ये हमारी इमेज। इस तरीके से आपकी इमेज फॉर्म हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसे पढ़ने के लिए सबसे पहले हम क्या पढ़ना पड़ेगा, दो ट्राइंगल्स लेते हैं। दो ट्राइंगल्स लेते हैं, उसके अंदर आप ये देखो, एक तो ये वाला ट्राइंगल लो, पी क्यू, और यहाँ पे आप एफ, आपका फोकस बिंदु एफ, पी क्यू एफ। और एक ट्राइंगल लो ओ एफ एम, यानी एक ट्राइंगल लिया हमने पी एफ क्यू और एक ट्राइंगल लिया हमने एफ एम ओ।
इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये दोनों एकदम समरूप लग रहे होंगे, समरूप आइडेंटिकल लग रहे होंगे। आइडेंटिकल होने से क्या होगा कि आपकी जो होगा ना, जैसे इसकी ये वाली भुजा और इसकी ये वाली भुजा, इन दोनों का क्या होगा, इनका जो रेशियो होगा वो एक स्टैंडर्ड होगा। समरूप होने की कंडीशन आप जानते होंगे, मैथ्स में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि अगर दो ट्राइंगल्स, दो त्रिभुज अगर समरूप हैं, आइडेंटिकल हैं, तो फिर उनके बीच में क्या रिलेशन बनता है, तो वो रिलेशन अपन यहाँ लगाएंगे। थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, साथ के साथ करते चलना, लिखते चलना, समझते चलना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से डेरिवेशन हो जाएगी। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आती है दर्पण सूत्र, मेरा फॉर्मूला एग्जाम्स के अंदर आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया दो ट्राइंगल्स हैं, अब दो ट्राइंगल्स में मैं कह रही हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल समरूप है। अब समरूप होंगे तो क्या होगा, ये वाली भुजा और इस वाली भुजा का मैं रेशियो लेती हूँ। अब क्या, ये तो भुजा है नहीं मैम, ये तो थोड़ा कर्व है। अब कर्व नहीं मानेंगे इसे हम क्या करेंगे, मानेंगे कि ओ और एम बिंदु बहुत पास पास हैं, एक दर्पण के अंदर ये दोनों बिंदु बहुत पास पास हैं, तो हम इसे एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करके चलेंगे। तो पी क्यू अपॉन ओ एम इक्वल्स टू, हम मान के चलते हैं ये दोनों ट्राइंगल के अंदर, अब मैं ये वाली भुजा मैंने इससे कनेक्ट करी तो ये वाली भुजा इससे कनेक्ट हुई, यानी भुजा पी एफ हो जाएगी ओ एफ के, तो पी एफ अपॉन ओ एफ। आपने यहाँ पी क्यू पहले लिया है तो यहाँ भी आपको पी एफ पहले लेना पड़ेगा। पी ए क्यू अपॉन ओ एम इक्वल्स टू पी एफ अपॉन ओ एफ इक्वल्स टू, अब पी एफ की क्या है लेंथ, पी एफ की लेंथ है P से लेके O तक की लेंथ थी A और O से F की लेंथ है C, यानी अगर मैं A माइनस सी कर दूं तो हमें PF की लेंथ मिल जाएगी, जिससे हम ऐसे लिख सकते हैं A माइनस सी डिवाइडेड बाय OF। OF की लेंथ क्या है, OF की लेंथ है C। आपके समरूपता के हिसाब से हम ये रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं। इसे हम मान लेते हैं इस रिलेशन को इक्वेशन नंबर 1। अब ये देखो मैं कह रही हूँ कि OM एक स्ट्रेट लाइन है, अगर OM एक स्ट्रेट लाइन है तो ये इसके पैरेलल लग रही है, तो मतलब OM इज इक्वल्स टू P डैश Q डैश हम कर सकते हैं, P डैश Q डैश। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं PQ अपॉन P डैश Q डैश इज इक्वल्स टू A माइनस C अपॉन C। ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2, इंपॉर्टेंट है इक्वेशन नंबर 2 अगर देख के चलना। अब हम दो ट्राइंगल्स और लेते हैं, अभी तक हमने ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लिया, ठीक है। अब हम लेते हैं ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। अभी तक हमने लिया था ट्राइंगल पी एफ क्यू और एफ एम ओ, अब हम ट्राइंगल लेंगे पी डैश क्यू डैश एफ और एफ एल ओ, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स में लेके चले। इसके अंदर भी ये मैं बोल रही हूँ कि दोनों ट्राइंगल समरूप है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल होंगे तो आइडेंटिकल वाला में रिलेशन लगाना पड़ेगा, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा ओ एल। अब ये वाली इस चीज के पैरेलल होगी पी डैश अपॉन क्यू डैश, अब ये वाली भुजा आपकी इस वाली भुजा के बराबर, तो आपकी हो जाएगी ओ एफ अपॉन हम लिख सकते हैं C अपॉन बी माइनस सी। देखिए ये तो C है ही, ओ एफ सी है ही, और आपका जो P डैश एफ हो जाएगा B माइनस सी कर देंगे तो हमें ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी, तो हो जाएगा B माइनस सी, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि OL को हम OL, अब इसे मैंने आपको बताया था कि OM को हम P डैश Q डैश के पैरेलल मान रहे थे, तो OL हमारा PQ के पैरेलल हो जाएगा। हम इस तरीके से लिख सकते हैं PQ अपॉन P डैश Q डैश इज इक्वल्स टू C अपॉन B माइनस सी। सेकेंड और थर्ड हो गई, ठीक है। अब आपको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में कोई रिलेशन समझ में आ रहा है? देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के अंदर रिलेशन, इस रिलेशन को आगे अपन इक्वल करेंगे, दोनों को इक्वल करते हुए दोनों इक्वेशन इनको इक्वल रख देंगे, a माइनस सी अपॉन सी इक्वल्स टू सी अपॉन बी माइनस सी। इन दोनों को इक्वल रखने के बाद तो सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन, तो इक्वेशन अपन आगे सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी तक अपन ने क्या किया है, अपन ने किया पहले इन दोनों पे समरूपता लगाई, फिर बाद में इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर समरूपता लगाई। समरूपता लगाने के लिए मैंने आपको बताया था क्या नियम होते हैं, ये चीज होगी कैसे समरूपता लगाई जाती है, अपने मैथ्स में अच्छे से पढ़ रखी है।
तो हमने वो लगाई और उसके बाद हमने दो इक्वेशन निकाली है, इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल रखेंगे। लेकिन अगर उससे पहले आपको एक डेरिवेशन नोट डाउन करनी था, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमको कहता है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ध्यान से देखो। देखो पी क्यू अपॉन पी डैश क्यू डैश और इधर भी है पी क्यू अपॉन पी डैश क्यू डैश इक्वल्स टू ए माइनस सी अपॉन बी माइनस सी। तो अगर ये दोनों सेम है तो डेफिनेटली ये दोनों टर्म्स भी सेम होंगी। अगर ये वाली साइड सेम चल रही है तो हमारी ये वाली साइड्स भी सेम चाहिए। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, ए माइनस सी अपॉन सी इक्वल्स टू सी अपॉन बी माइनस सी। तो आगे पर मैं लिखती हूँ a minus c upon c equals to c upon b minus c। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन को ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं। हमने किया इधर a माइनस सी इंटू माइनस सी और इधर हो गया c। मल्टीप्लाई करके चलो, a को पहले b से करो फिर a को c से करो। ए बी माइनस ए सी माइनस फिर c को b से माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। अब इस सी स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये जीरो हो जाएगा। तो मैं इसे ऑलरेडी पहले काट के देती हूँ। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया। अब हुआ हमारे पास ए बी इज इक्वल्स टू, अब मैं ए सी और बी सी को इक्वल्स के उस साइड लेके जाऊंगी तो साइन चेंज होगा, तो इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी। ठीक है, ये बनी एक इक्वेशन। इक्वेशन 3 तक पहले हो गई थी, हम इसे इक्वेशन 4 मान लेते हैं। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 4 के अंदर इक्वेशन 4 को, जो आपके समीकरण 4 है, वो ए बी सी से भाग देते हैं, सॉरी में ए बी सी का भाग देते हैं। ए बी सी का भाग देने पर ए बी सी से डिवाइड करना है हमें इस इक्वेशन को। ठीक है, क्या करेंगे, ए बी अपॉन ए बी सी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी सी, बी सी अपॉन ए बी सी। देखो अब क्या होगा, ए बी से ए बी गया, इधर ए सी से ए सी गया और बी सी से इधर बी सी गया। तो फिर लास्ट में क्या आ रहा है, 1 अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। ठीक है, लास्ट में ये चीज आ रही है। अब ये चीज देखो, सी ए और बी, अब सी ए और बी थे क्या। अब इस लास्ट वाले डायग्राम के अंदर सी ए और बी क्या थे, सी थी हमारी फोकस बिंदु की ध्रुव से दूरी, फोकस बिंदु की ध्रुव से दूरी, और आपकी ए थी बिंब की आपकी ध्रुव से दूरी। ऑब्वियसली मैंने कहा स्ट्रेट लाइन कंसीडर करके चल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन कंसीडर, जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस ये भी होगी। तो हम मान सकते हैं कि बिंब की आपकी ध्रुव से दूरी और आपकी बी क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी। अब यहाँ मैंने आपको यू वी और एफ बताए थे लास्ट, आपकी जो इसके अंदर थे, इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, बिंब प्रतिबिंब और ध्रुव से दूरी। इनकी मैंने आपको बताया, ध्रुव से बिंब की दूरी होती है यू, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होती है वी और ध्रुव से फोकस की दूरी होती है एफ। ठीक है, तो यहाँ एफ को तो हमने सी बना दिया है, ध्रुव से फोकस की दूरी हो गई थी हमारी एफ, तो वो हो गई सी। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी जो वी दे रखी है वो हमारे हिसाब से हो गई है, उसमें था जो बी, और ध्रुव से बिंब की दूरी हो गई u, यानी जो हमने a मान रखी थी, यानी 1 अपॉन a इक्वल्स टू 1 अपॉन b इक्वल्स टू 1 अपॉन c था। तो वहां अपन 1 अपॉन a यानी इसको इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्रुव से बिंब की दूरी हो गई a, इसकी हो गई ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी हो गई b और ये हो गई c। अब हमारा रिलेशन वहां पे क्या था, 1 अपॉन c इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। अब देखो यहाँ से ये रिलेशन बन रहा है नहीं बन रहा है, बन रहा है। अब ये चीज हो गई, लेकिन अब प्रॉब्लम पता क्या आ रही है कि हमने कार्तीय प्रणाली पढ़ी थी। नहीं, अगर आपकी जो इमेज है, आप कोई डिस्टेंस अगर इस साइड की लेते हो, इस साइड की आप कोई डिस्टेंस ले रहे हो तो डिस्टेंस नेगेटिव कंसीडर होगी, और अगर ये वाली डिस्टेंस लेते हो तो ये पॉजिटिव कंसीडर होगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके शायद सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताई है इस प्रणाली के अंदर क्या होता है, कब आपको डिस्टेंस पॉजिटिव लेनी है, कब डिस्टेंस आपको नेगेटिव लेनी है। मैंने आपको बताया था, यहाँ आपको प्लस एक्स और माइनस एक्स के हिसाब से चलते हैं, यहाँ आपको प्लस एक्स या माइनस एक्स, ये प्लस वाई या माइनस वाई। मतलब अगर आपको दाईं तरफ जाना है तो आपको सारी आपको जो डिस्टेंस लेंगे आप पॉजिटिव लेंगे, अगर आप बाईं तरफ जा रहे हो तो साइड डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे, अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो साइड डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाएगी, और नीचे जा रहे हैं तो माइनस ली जाएगी। अब बात क्या हो रही है, हमने देखो यहाँ पे जो सी लिया था वो भी यहाँ पे था, साइड सारी हमारी साइड डिस्टेंसेस इस तरफ थी, तो साइड डिस्टेंसेस होंगी हमारी नेगेटिव। नेगेटिव से क्या हो जाएगा,
अब जो स्टेटमेंट था आपका, ये वाला स्टेटमेंट जो हमने लिया, 1/c इक्वल्स टू 1/a इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b, इसे मैंने आपको कहा कि हम ऐसे चेंज लिख सकते हैं, 1/c इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे लिखती हूँ हो जाएगा -1/f इक्वल्स टू -1/u माइनस 1/v, बिकॉज ये सारी डिस्टेंस हमारी क्या माइनस एक्स साइड है, बाईं तरफ है, और बाईं तरफ हम क्या होता है, हर चीज माइनस में ली जाती है, और दाईं तरफ हमेशा हर चीज प्लस में ली जाती है, तो यहाँ हर जगह माइनस आ जाएगा। अब माइनस में आने के बाद हो जाएगा, अब यहाँ से माइनस 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 उड़ा लो, तो हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/u प्लस 1/v। यही तो था आपका दर्पण का सूत्र, मिरर फॉर्मूला, यही था आपका मिरर फॉर्मूला। समझ में आ गया? इसमें कार्तीय चिन्ह प्रणाली थी जो हमने पढ़ी थी, वो किस तरीके से अप्लाई हुई। आपको ध्यान रखना है कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, इसके साथ कुछ गलती मत कर देना। ये स्टेप अगर आपने मिस कर दिया क्योंकि मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, इसलिए होने को स्टेप से कुछ फर्क नहीं पड़ा, बाद में साइन कट के वापस वही स्टेप आ रहा है हमारा फाइनल। लेकिन क्या होता है कि आपने कार्तीय चिन्ह प्रणाली पढ़ी है और इसी प्रणाली के हिसाब से आपका काम होता है। अगर आपने स्टेप मिस किया तो आपके स्टेप मिस होंगे, तो आपके मार्क्स ही मिस हो जाएंगे। तो सबको कोई स्टेप मिस नहीं करना है, आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक स्टेप लेते हुए चलना है, इक्वेशन सॉल्व करते हुए चलना है। एक बार वापस से देख लेते हैं क्या था इसके अंदर। मैंने कहा था पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको समरूप मान के हुए काम करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को समरूप माना था, तो दो इक्वेशंस बनी थी, एक इन दोनों ट्राइंगल से एक इक्वेशन बनी थी, फिर एक इस वाले ट्राइंगल से दो इक्वेशंस बनी थी। इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या किया, वापस इक्वल किया, इक्वल करने से वो सॉल्व किया, फिर सॉल्व करने पे हमारी बनी स्टैंडर्ड, ये हमारा बना 1/c इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b। तो ये चीज देखो कुछ नहीं किया है इसके अंदर, इक्वल रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया इक्वेशन, लास्ट में एबीसी का भाग दे दिया, एबीसी का भाग देने पे ये बन गया, और उसके बाद कार्तीय चिन्ह प्रणाली लगाई, और फिर हमने तो स्टैंडर्ड नोटेशंस जो हमने लिखे थे वो स्टैंडर्ड नोटेशन इसके अंदर रख दिए, और हमारा मिरर फॉर्मूला एकदम प्रूफ हो गया। बहुत आसान है, लेकिन ये एग्जाम्स के माइंड हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से करते हुए चलना, हाथ से एक दो बार कर लेना। अगर आपको ये नोट डाउन करना है, ये चीज वाली नोट डाउन नहीं की तो नोट डाउन कर लीजिए। मैं हट जाती हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आवर्धनता, मैग्निफिकेशन क्या होता है, नोट कर लिया होगा। आगे बढ़े, मेरा फॉर्मूला को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है, मेरा फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया, उसकी डेरिवेशन समझ में आ गई। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपको बताया हम नेक्स्ट टॉपिक मैग्निफिकेशन, आवर्धनता। आवर्धनता किसे कहते हैं, मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि आपका जो बिंब इमेज, आपकी जो इमेज फॉर्म हुई, वो इमेज का क्या रेशियो है आपके बिंब से, मतलब प्रतिबिंब और बिंब की जो आपकी ऊंचाई है वो कितना छोटा बना है, वो कितना बड़ा बना है, इसका रेशियो ही होता है आवर्धनता। उसका कितना मैग्नीफाई हुआ है, मैग्नीफाई कितना बड़ा, मतलब ऑब्वियसली मैग्नीफाई हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, हो सकता है उसकी हाइट कम हो जाए, वास्तविक है उल्टा वो अपन ने होता है, फिर एक छोटा आकार बड़ा आकार भी तो होता है। तो किस हिसाब से हुआ है, इसे ही कहते हैं आवर्धनता, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं आवर्धन, एंड सामान्यतः इसे एम से दर्शाया जाता है। तो आप पहले ये ध्यान रख लीजिए कि आपको ना क्या होता है कि आप दर्शाने तो किसी से दर्शा सकते हो, पर आप स्टैंडर्ड जो आपका नोटेशन ऑलरेडी एग्जाम्स में गिवन, आपके क्वेश्चंस में गिवन होता है या आपकी बुक्स में गिवन है, वो स्टैंडर्ड नोटेशन से याद कर लीजिए, ताकि उससे क्या होता है कि आपको याद आसानी रहेगी। क्वेश्चन के अंदर कभी हो जाता है कि क्वेश्चन में आपको एम लिखा आ गया, ठीक है, आपको नहीं बताया कि उसमें लिख दिया एम की वैल्यू इतनी है, अब आपको एम पता नहीं है, आपको पता होना चाहिए एम आवर्धनता को कहते हैं, मैग्निफिकेशन को कहते हैं। तो क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात, मैंने आपको कहा कि वो कितना बड़ा है कितना छोटा हुआ है, इस अनुपात को ही कहते हैं आवर्धनता। ये हो गया एम इज इक्वल्स टू प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, दैट इज एच डैश अपॉन एच। अब एच डैश क्या है, आपने जो मैंने आपको इमेज बनाई थी अपन ने अभी, वहां क्या हुआ था, आपकी ये वैल्यू पी क्यू थी, पी और क्यू, और यहाँ पे बन रहा था आपका पी डैश क्यू डैश। तो ये मान लीजिए इसकी एच है, इसकी एच डैश है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एच डैश अपॉन एच, ठीक है, एच डैश अपॉन एच। यही चीज है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। आप प्रतिबिंब और या फिर लिख दो वस्तु की ऊंचाई, जो भी आपको लिखना हो, एच डैश अपॉन एच, इसे कहते हैं आवर्धनता। और साथ के साथ वो समरूपता के उसके हिसाब से जो हमने लास्ट डेरिवेशन में किया था, उसके हिसाब से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन यू। ये कैसे हुआ,
अब एच डैश क्या मैंने आपको बताया था, एच डैश प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी के बीच की जो दूरी थी वो थी v, और प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो जब सब समरूपता वाला वो लगाएंगे कॉन्सेप्ट कि नहीं आइडेंटिकल है तो ये आपकी भुजाएं सेम होंगी, उसके हिसाब से क्या होगा, एच डैश आपकी थी प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो वही जो आपकी इसकी पैरेलल डिस्टेंस कौन सी होगी, अभी प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी वो हो जाएगी v, और प्रतिबिंब की बिंब से सॉरी आपकी बिंब की ध्रुव से दूरी हो जाएगी u, और बिंब की ऊंचाई हो गई h, इस हिसाब से v अपॉन u बन जाता है। अब v अपॉन u तो बन गया, ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि प्रतिबिंब वाला v था और बिंब वाला u था। अभी माइनस साइन कहां से आया, ये माइनस साइन ऐसे आया, मैंने आपको बताया था कार्तीय चिन्ह प्रणाली, कार्तीय चिन्ह प्रणाली मैंने आपको क्या बताया था, ये प्लस वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस, यहाँ से अगर आप कोई भी डिस्टेंस ले रहे हो तो वो पॉजिटिव ली जाएंगी, कि नीचे ले रहे हो तो वो डिस्टेंस नेगेटिव ली जाएंगी। अब देखो इस डायग्राम के अंदर, वो डायग्राम जो बनाया था यहाँ पे आपका जो प्रतिबिंब था वो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा था, लेकिन नीचे की साइड बन रहा था, हमें डिस्टेंस अगर मेजर करनी तो हमें नीचे की साइड मेजर करनी पड़ेगी, नीचे की साइड मेजर कर रहे हैं तो क्या होगा, माइनस वाई हो गया, तो इसलिए क्या होता है ये माइनस आ जाता है, ठीक है। तो आवर्धनता का एक और फॉर्मूला हो गया, अभी तो एच डैश अपन एच कर दिया था हमने, ठीक है, आवर्धनता, तो अभी तो मैंने कहा था कि एच डैश अपॉन एच, साथ के साथ हो जाएगा माइनस वी अपॉन यू, आपको ये पूरा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब एक बात हुई, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपकी जो चीज होंगी वो एम होगा, मतलब नेगेटिव यानी ऋणात्मक, लेकिन एक केस में पॉजिटिव भी हो सकता है। एक केस में कौन सा पॉजिटिव हो सकता है, जब आपकी जो डिस्टेंस थी, तो आपको लगता है लास्ट वाला, जो लास्ट वाले के अंदर क्या था, एक आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बन रहा था, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बन रहा था, और वो बन रहा था मिरर के दूसरी साइड यानी पॉजिटिव साइड में, तो मिरर के पॉजिटिव साइड में लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो उस केस में आपका एम होता है वो पॉजिटिव बन जाता है यानी धनात्मक। बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपका एम रहता है वो ऋणात्मक रहता है, ठीक है। आपको पता है जब प्रतिबिंब आपका क्या होगा, आभासी एवं सीधा, क्योंकि वो आपका एक तो बन रहा था दूसरी साइड, और ऊपर से ये भी था कि है ना वो सीधा बन रहा था, वो प्रतिबिंब सीधा बन रहा था, तो हमने माइनस साइन इसलिए तो लिया था कि वो माइनस वाई एक्सिस में जा रहा था, वो माइनस वाई एक्सिस में जा ही नहीं रहा, तो वो पॉजिटिव एक्सिस में जाएगा, तो पॉजिटिव एक्सिस में जाएगा तो माइनस साइन की तो वो कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो इसलिए आभासी जब सीधा प्रतिबिंब बनता है, वो लास्ट वाला केस था जो अपना आपके प्रतिबिंब इमेज फॉर्मेशन के अंदर लास्ट केस जो पड़ा था, उस केस के अंदर आपका एम हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। बाकी एम रहेगा आपका मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर नेगेटिव, ये जो आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया माइनस वी अपॉन यू। अब देखो एम नेगेटिव भी होगा, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें होती है, कितनी बार होता है कि हमारा आकार थोड़ा छोटा होता है, आकार बड़ा होता है, कब क्या होता है वो देखते हैं। अब जैसे इसके अंदर है, पहला है एम ऋणात्मक है, एम ऋणात्मक एवं v इज ग्रेटर देन यू, v इज ग्रेटर देन यू, v क्या था आपकी प्रतिबिंब से दूरी, और u क्या था आपकी बिंब से दूरी, ठीक है। जब v यानी प्रतिबिंब से ज्यादा दूरी हो जाए, आपकी बिंब छोटा हो, मतलब बिंब पास में हो, प्रतिबिंब ज्यादा दूर हो, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं आवर्धित होगा, आवर्धित यानी बड़ा होगा, आप कह सकते हो बड़ा, ठीक है। अगर v इक्वल्स टू यू हो, v इक्वल्स टू यू हो यानी ये कब होता है, जब आपका आपके बिंब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, वक्रता केंद्र पे हो, वक्रता केंद्र पे क्या होता था, मैं आपको बोलती थी जब v इक्वल्स टू यू हो जाए तो आपका साइज सेम होता है, वक्रता केंद्र पे ही आपका बिंब होता है, और प्रतिबिंब भी आपका वक्रता केंद्र पे ही होता है, वो एक स्पेशल सिंगल केस था, उसके अंदर वास्तविक उल्टा वो बिंब के समान आकार का होगा, यानी ये जब केस कब होगा, जब आपका वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र पे जब आपका ऑब्जेक्ट होता है, तब आपका ये वाला केस बनता है। एम ऋणात्मक जब v इज लेस देन यू हो, यहाँ v ग्रेटर देन यू था, यहाँ v लेस देन यू है, जब आपका v लेस देन यू होगा तो वास्तविक उल्टा एवं छोटा, तो आपको ये दोनों एकदम उल्टे हैं, वहां पे मतलब वास्तविक उल्टा तो हम ऑब्वियसली पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैंने कहा तो वास्तविक उल्टा तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वास्तविक उल्टा ही रहता है, वो बड़े छोटे वाला जो सीन है वो यही है कि जैसे जैसे v बढ़ता जाएगा, आपकी आपकी जो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी प्रतिबिंब वाली, वो जैसे जैसे आपका इमेज बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे प्रतिबिंब की इमेज छोटी पास आता जाएगा, लेकिन बिंब की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका जो इमेज होगी वो छोटी होती जाएगी। तो आई थिंक ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ऋणात्मक तो है ही है, साथ के साथ कब आपका प्रतिबिंब छोटा होगा, कब बराबर होगा, कब बड़ा होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, और ये इसके पास में अगर आपकी इमेज ऐसे होती है तो। और फिर लास्ट वाला ने आपको बता ही दिया एम धनात्मक कब होगा,
अब जब आपका प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, इस अवस्था में प्रतिबिंब आवर्धित होगा। ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा, कितना आभासी सीधा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता था हमारा आभासी, क्योंकि इज ग्रेटर देन यू, एम धनात्मक है, साथ ही साथ बड़ा है, और वी यू से बड़ा होने के स्टैंडर्ड हमने देख ही लिया था पहले अंदर, कि जब यू से बड़ा होता है तो हमारा आवर्धित होता है प्रतिबिंब। तो आई थिंक समझ में आ गया आवर्धनता किस तरीके से मैटर करती है। अगर हमें आवर्धनता गिवन है, हमें वी और यू की वैल्यू पता है, तो हम बता सकते हैं कि इसकी बिंब ऑलमोस्ट कहाँ पे होगा, आप इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इसकी इमेज कैसी बन रही है, किसका स्वरूप क्या होगा, हमें सारी चीजें आराम से बता सकते हैं। हमें आवर्धनता की वैल्यूज पता है। आवर्धनता की वैल्यूज मान लीजिए 0.6 है। 0.6 से मतलब क्या समझ में आया कि है ना, आपकी जो v अपॉन u इज इक्वल्स टू -0.6 मैंने कह दिया। अब v इक्वल्स टू -0.6 से मतलब ये है कि आपका जो u था वो बड़ा था और v छोटा था। अगर v ज्यादा बड़ा होता, u से छोटा होता, मतलब u छोटा होता, तो क्या होती कि आपकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती, 1 से ज्यादा होती। तो एक बार समझते हुए चलते हैं इस चीज को। आई होप आपने फॉर्मूला नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं हम। जैसे कि मैं बोल रही हूँ m की वैल्यू है -0.6। -0.6 का मतलब हो गया माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल्स टू -0.6। ठीक है। अब से मतलब है अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी हुई, तो मतलब u बड़ा है v से, और अगर वैल्यू 1 से बड़ी है तो मतलब ये हो गया आपका v बड़ा है u से। ये चीज हो गई, v बड़ा है u से। आपको इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कब u ज्यादा बड़ा हो v से तो क्या होता है, आपका आकार छोटा हो जाता है, आपका प्रतिबिंब पास में, u बड़ा है मतलब बिंब ध्रुव से ज्यादा पास है, ध्रुव के पास है, और इस केस के अंदर आपका प्रतिबिंब ध्रुव के पास है। तो आपको एक वैल्यू पता होने से, अब बिंब ध्रुव के पास है और प्रतिबिंब ध्रुव के पास है, तो उससे आप बता सकते हो कि आपका आकार क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा। तो मतलब देखो, सिर्फ एक वैल्यू गिवन है आपको, आवर्धनता। आवर्धनता दे दी उसने -0.6 है, तो उससे आप बता दोगे कि नहीं इसका बिंब कहाँ होगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ होगा, इसका साइज क्या होगा। तो ये सब चीजें हम सिर्फ एक आवर्धनता पता होने से पता कर सकते हैं। समझ में आ गया आवर्धनता का क्या महत्व है, मैग्निफिकेशन हम पढ़ते क्यों है। ये मैग्निफिकेशन को लेके कोई सब कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी, मैग्निफिकेशन का पर्पस क्या है पढ़ने का। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन। आई होप आपको सब कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हमने परावर्तन वाला पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया है, अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन, वो भी नेक्स्ट क्लास के अंदर अपवर्तन। आई होप आपको सब कुछ क्लियर है। क्लियर है तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, और सिंखुर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।